तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मैं फिर से आप ही के अपने यूट्यूब चैनल जॉब लर्नर्स पर दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों फिर से आपके लिए एक शानदार अपडेट लेके आ चुका हूं कि जो एसएससी जीडी है उसके जो प्रीवियस पेपर हुए थे 2024 में, उनके जो मैथ्स के क्वेश्चन थे, जो 20 क्वेश्चन थे, उनके 20 के 20 क्वेश्चन का दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। और दोस्तों बहुत सारे बंदे ये सोच रहे सर कि ये प्रश्न जो आप 20 करा रहे हो ये किस शिफ्ट के? तो दोस्तों जो 20 फरवरी 2024 को जो एग्जाम हुआ था उसकी जो दिन की शिफ्ट नंबर 2 है उसके मैथ्स के 20 क्वेश्चन, अगर दोस्तों आप इस शिफ्ट में थे तो आप आराम से इस 20 प्रश्नों को मतलब मिला लोगे कि हाँ सर हमारी शिफ्ट में यही 20 के 20 प्रश्न थे। और दोस्तों जो ये अपनी अपनी सीरीज है, ये 20 क्वेश्चन ऑफ मैथ्स एसएस जीडी के लिए, ये दोस्तों आपको हर सुबह 8 बजे मिलेगी। तो दोस्तों आप परमानेंट 8 बजे मेरे साथ जुड़िए, तो आपको मैं गारंटी लेता हूँ कि आने वाले 50 दिनों के अंदर अंदर, कितने दिनों दोस्तों, 50 दिनों के अंदर अंदर मैं आपको मैथ्स सिखा दूंगा। क्योंकि दोस्तों 20 के हिसाब से 50 प्रैक्टिस सेट में 1000 प्रश्न होते हैं। और दोस्तों धीरे धीरे जैसे आपके 1000 प्रश्न हो जाएंगे तो दोस्तों एसएससी जीडी में आपको 20 में से 20 नंबर लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों इसीलिए बोला, हम चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपको पता चलता रहेगा कि हाँ अभी सेशन आ रहा है, अब क्लास लाइव हो चुकी है। तो जैसे लाइव होगी आप मेरे साथ जैसे जैसे प्रीमियर लाइव देख लोगे तो आपको उसके बाद ज़्यादा प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों इसीलिए बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कीजिए, क्योंकि दोस्तों अब रेगुलर बेसिस पर आपको मैथ्स मिलने वाला है। चलिए दोस्तों करते हैं आज के अपनी क्लास का शुभारंभ। और आज की क्लास का प्रश्न नंबर 1 दोस्तों आपके सामने मैं रख रहा हूँ। देखिए प्रश्न, देखिए क्या बोल रहा है कि एक व्यापारी, दोस्तों प्रश्न को आराम से पढ़िए, सॉल्यूशन तो आप आराम से 20 सेकंड में कर लोगे, लेकिन दोस्तों हर प्रश्न को आराम से पढ़ोगे तभी आपका सॉल्यूशन सही और इजीली बनेगा। कि एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य से 50% अधिक पर अंकित करता है और 20% की छूट देता है। छूट देने के बाद व्यापारी को कितने % लाभ होगा? तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न में आपको कुछ नहीं करना होता, सीपी को आप 100 मान लीजिए। दोस्तों बहुत इजी प्रश्न हो जाएगा। अगर सीपी को दोस्तों मैंने 100 मान लिया और वो बोल रहा है कि 50% अधिक अंकित करे, तो 200 का 50% 50 ही हो गया। तो 50 अधिक अंकित करने का मतलब वो एमपी है ना, मार्क प्राइस अंकित कर रहा है, वो 150 कर रहा है और इस 150 पर वो 20% की छूट दे रहा है। दोस्तों 20% का मतलब आपको पता होगा 1/5 की छूट दे रहा है। तो दोस्तों 1/5 का मतलब 30 रुपए की छूट दे रहा है। 1/5 30, तो दोस्तों 150 का सामान पर अगर वो 30 की छूट देगा तो कितने रुपए में बेचेगा? 120 रुपए में। दोस्तों कोई सामान 120 में बेच रहा है दोस्तों, तो ये क्या होगी आपकी एसपी। सीपी दोस्तों ये रही 100, ये रही आपकी एसपी। अब पूछ रहा प्रॉफिट परसेंट, तो दोस्तों 20 रुपए का फायदा 100 रुपए। और दोस्तों ये 20 रुपए का फायदा, क्योंकि 100 का माल अगर 120 में बेचोगे तो 20 का फायदा 100 रुपए पर, और परसेंट में चाहिए तो 100 से फिर गुणा, 100 से 100 काटे 20 उत्तर। तो दोस्तों 20 प्रश्न देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो दोस्तों आपको इसमें ज़्यादा कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, आपको जो जिस प्रकार मैं बता रहा हूँ, आपको 3 कॉन्सेप्ट, अगर लाभ हानि आपने अगर कहीं पढ़ा है तो उसमें आपको 3 कॉन्सेप्ट हमेशा पढ़ने को मिलते हैं। एक तो सीपी वाला, एक एमपी और एक एसपी। तो दोस्तों मैंने यही बताया कि सीपी से उसने 50% अधिक अंकित कर दिया तो 150 कर दिया। फिर इस एमपी पर जो डिस्काउंट दी जाती है वो एमपी पर, तो 20% डिस्काउंट 30 रुपए हो गए तो 120, मतलब वो सेलिंग प्राइस उसकी 120 होगी। अब क्या पूछा है? तो लाभ पूछ। तो दोस्तों आपको पता है कि लाभ हमेशा सीपी पर निकाला जाता है। तो दोस्तों 20 रुपए का लाभ, सीपी 100 इंटू 100। तो दोस्तों ये तो इजी प्रश्न था, आप देख के पहचान सकते थे कि 150 150 का मतलब 150 अंकित करते, उसमें से 20%, 150 का दोस्तों 10% 15, तो 20% 30, 20% 30, 150 में से 30 अगर आप घटाते तो 120 आ जाता और आपको पता लग जाता कि 120 का मतलब 20% का फायदा। लेकिन दोस्तों आप इस प्रश्न को इस प्रकार हल करेंगे तो भी आराम से कर लेंगे। अगर आपका कहीं पढ़ा हुआ है तो आप इसको एकदम बिना पेन चलाए भी कर सकते थे। चलिए दोस्तों देखते हैं आज की अपनी क्लास का नेक्स्ट और प्रश्न नंबर 2 क्या बोल रहा है। और दोस्तों ये सारे के सारे प्रश्न दोस्तों आपकी जो 20 तारीख वाली 20 फरवरी का जिसका पेपर था उसकी जो शिफ्ट नंबर 2 है उसके ये प्रश्न आपके सामने 20 के 20 में सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। कि 5 संख्या का औसत 32 है दोस्तों, ठीक है। एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 28 हो जाता है, तो हटाई गई संख्या दोस्तों 1 हटा दूंगा तो संख्या कितनी बचेगी? पीछे 4 बचेगी और उनका औसत कितना है? 28। दोस्तों सबसे आसान तरीका बेसिक से बेसिक वो यही है कि 5 का औसत 32 दिया हुआ है, फिर बोल रहा है एक संख्या हटा दूं तो संख्या 4 बच जाएगी और उनका औसत 28 है। दोस्तों इनको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए तो योग निकल जाएगा, 32 पंजो 160। इनको दोस्तों गुणा कीजिए, 56 56 112, मतलब दोस्तों जो हटाई गई संख्या है वो इनका अंतर है वो 48 है। तो दोस्तों देखिए एकदम इजी प्रश्न हो गया 48। कुछ नहीं करना दोस्तों, सबसे पहले मैंने 5 संख्या थी उनका एवरेज और टोटल निकाल लिया कि पहली संख्या का एवरेज कितना था। अब 4 संख्या बची और इनका 28 है, तो अब इनका योग है 112। तो दोस्तों इन दोनों का अंतर होगा, वही संख्या हमने हटाई है या उसको बाहर निकाला है, तो बाहर कितना निकाल दिया 48। तो कुछ नहीं करना, एकदम इजी प्रश्न था।
तो दोस्तों उम्मीद करो ये भी प्रश्न आपको आराम से समझ में आ गया। दोस्तों कुछ नहीं किया मैंने, एकदम इजी प्रश्न था और इजी वे में आपको बता दिया। तो दोस्तों इसीलिए आप इसी प्रकार से दोस्तों हर शिफ्ट का अगर मैथ का सॉल्यूशन जानना चाहते हो तो फिर बोलूंगा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइब से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और नोटिफिकेशन का फायदा ये होगा कि जैसे ही मेरा ये वीडियो आपके लिए उपलब्ध होगा चैनल यूट्यूब पर आएगा तो तुरंत आप देख लोगे, इसको लाइव में देख लोगे, प्रीमियर में देख लोगे, तो आपको बाद में कोई काम पेंडिंग भी नहीं रहेगा और मैथ्स को आपको सीखने में बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। चलिए दोस्तों देखते हैं आज अपनी क्लास का प्रश्न नंबर 3। प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि 32 से पहले की सभी अभाज्य संख्याओं, दोस्तों 32 से पहले की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होता है, कितना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको पता होगा कि अभाज्य संख्या वो संख्या है जैसे जिसमें खुद का और एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाता। तो दोस्तों एक को ना तो भाज्य ना अभाज्य, दो दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, फिर दोस्तों 3 अभाज्य है, फिर 5 हो गई, 7 हो गई। दोस्तों अगर आपको 32 से पहले वाली अगर दोस्तों आपको 32 से पहले की सभी अभाज्य संख्या अगर औसत निकालते निकालना है तो उसके लिए आपके पास सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी अभाज्य संख्या है 32 तक। तो दोस्तों 7 के बाद 11, बाद में 13, फिर दोस्तों 17, 19 हो गया, फिर दोस्तों 21 नहीं, फिर 23 हो गया, फिर दोस्तों देखिए 29 हो गया, तो दोस्तों देखिए मैंने आपके सामने 32 से पहले वाली सभी अभाज्य संख्या मैंने आपके सामने रख दी है। अब अपने को चाहिए इनका औसत। तो औसत के लिए दोस्तों औसत का सीधा फॉर्मूला आपको पता होता है कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशियों का योग करते हैं दोस्तों, सबसे पहले देखिए 3 और 2 5 से 5 10, 10 और 7 17, और 17 और 11 दोस्तों 28, 28 से 13 41, 41 में 19 जोड़ रहा हूं तो 60, 60 और 17 70, 77, 77 और 23 दोस्तों 80। ये शो हो गया यहां तक। ये दोस्तों दोनों 60 तो 160 आ गया योग। तो और संख्या गिनिए 2 2 4 2 6 2 8 10 और 1 11। तो दोस्तों 11 का भाग दे दीजिए, क्योंकि एवरेज का मतलब होता है सभी संख्याओं का योग बटे उन संख्याओं की संख्या कितनी है 1 2 ऐसे गिन के। तो दोस्तों दीजिए भाग 160 में 11 का। तो दोस्तों सबसे पहले एक बार जाएगा, फिर देखिए 5 बच जाएगा, उतारूंगा 0, 11 चौकू 44, तो 14 पॉइंट कुछ। तो दोस्तों 14.54 एक ही आंसर है जो इस प्रश्न का राइट आंसर। दोस्तों इसमें कुछ नहीं था, इसमें आपको ये है कि आपको अभाज्य संख्या काउंट करके उनको लिख करके या बिना लिखे काउंट करके उनको सभी को जोड़ना था, और जोड़ने के बाद वो ये कितनी संख्याएं हैं 32 से पहले उनको जितनी संख्या थी उनका गिन के भाग दे दिया, तो यहाँ से एवरेज बन गया। तो दोस्तों ये था आज की अपने क्लास का प्रश्न नंबर 3। दोस्तों ये भी इजी और अच्छा प्रश्न था। अगर आपके प्रैक्टिस की हुई है तो इन प्रश्नों को आप आराम से हल कर सकते थे। अगर दोस्तों कभी आपने नहीं पढ़ा ये प्रश्न तो भी दोस्तों अगर आप मेरी ये जो 50 पे प्रैक्टिस सेट वाली जो मैथ्स करवा रहा हूँ अगर इसको भी आप कंप्लीट कर लेंगे तो भी आप गारंटीड 20 में से 20 नंबर लाने में सक्षम हो जाए। देखिए लिखा है 3 नोटबुक और 6 पेन का मूल्य 3000 है। 3000 उतने ही पैसे से एक व्यक्ति एक नोटबुक और 12 पेन खरीद सकता है। यदि राजू 15 पेन खरीदता है तो उसका कितना भुगतान कर। दोस्तों अच्छा प्रश्न है। 3 नोटबुक, दोस्तों 3 क्या है नोटबुक है, प्लस में 6 पेन है, तो इनका मूल्य कितना है दोस्तों दिया हुआ है 3000 रुपए। ठीक है, फिर ये क्या बोल रहा है कि उतने ही पैसे मतलब 3000 रुपए में, यही 3000 रुपए में वो क्या कर सकता है पैसों में एक व्यक्ति एक नोटबुक मतलब एक। दोस्तों इस 3000 को उठाइए, बड़ा इजी प्रश्न हो जाएगा आपके लिए। तो दोस्तों इनका जितना पैसा लग रहा है 3000 लग रहा है उतने ही पैसे में देखा है, उतने ही पैसे में एक व्यक्ति एक नोटबुक मतलब एक नोटबुक और 12 पेन खरीद सकता है। दोस्तों देखिए वैल्यू समान है, क्यों इसने साफ साफ ले उतने ही पैसे मतलब जितना पैसा 3 पेन है और 3 नोटबुक और 6 पेन का लग रहा है उतना ही पैसा एक नोटबुक और 12 पेन का लग रहा है। तो दोस्तों यहां से अपने पास एक नोटबुक और एक पेन के पैसे का रेशियो आ जाएगा। दोस्तों इस एन को मैं इधर लाके घटा रहा हूं तो यहां बच जाएगा 2n, और उधर दोस्तों ये 6p जाके घटेगा 12 में से, तो इधर बच जाएगा 6p। तो दोस्तों n/p
मतलब नोटबुक और पेन के जो रेशियो का अनुपात आ रहा है दोस्तों 6/2, मतलब 3:1। यहाँ से दोस्तों क्या आता है कि एक पेन का अगर 1 रुपये लग रहा है तो एक नोटबुक का 3 रुपये, दोस्तों रेशियो आ जाता है इनके पैसों का। अब दोस्तों देखिए ये रेशियो आ गया। तो दोस्तों अगर रेशियो की बात करेंगे, अगर एक नोटबुक का 3 रुपये लग रहा है तो 3 नोटबुक लेके आया तो 9 रुपये लग गया। और दोस्तों एक पेन का 1 रुपये लग रहा है और 6 पेन लेके आया तो 6, मतलब अपने हिसाब से 15 रुपये होने चाहिए थे, लेकिन सवाल में कितनी है दोस्तों 3000। मतलब हर एक की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों, 15 की वैल्यू कितनी है, ये रही 3000। तो एक की वैल्यू यहाँ से दोस्तों 200 आ रही है। एक की वैल्यू क्या रही है दोस्तों 200, मतलब समझे क्या, जो ये एक वाला है उसके तो लगेंगे 200, मतलब एक जो पेन है उसका तो लगेगा 200। और दोस्तों 3 की वैल्यू, अगर एक की 200 तो 3 की 600 और एक नोटबुक का रुपये लगेगा 600। तो पूछ रहा है कि राजू 15 पेन खरीदता है। दोस्तों एक पेन का कितना है, ये रहा 200। तो दोस्तों 15 को इससे गुणा करोगे तो 15 दूनी 30, तो 3000 रुपये हो जाएंगे। दोस्तों ये भी एक अच्छा प्रश्न था, लेकिन सबसे पहले आपको इस 3000 को एक बार ही छोड़ना था, क्योंकि 3 नोटबुक और 6 पेन का मूल्य को आपको उतने ही पैसे, मतलब उनको बराबर करना है। एक नोटबुक और 12 पेन के बराबर करोगे तो आपके पास दोस्तों एक नोटबुक और एक पेन के पैसों का अनुपात आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ से देखिए एक पेन का अगर 1 लग रहा है और एक नोटबुक का 3, तो दोस्तों सबसे पहले इसने 3 नोटबुक खरीदी थी तो 3 के हिसाब से 9 रुपये लगने थे। और दोस्तों एक पेन का 1 रुपये तो 6 पेन का 6 रुपये, मतलब अपने हिसाब से टोटल 15 ही रुपये होने थे, लेकिन सवाल में 3000 दिए, मतलब 200 गुना। तो इसी प्रकार से अगर यहाँ 200 गुना, मतलब एक की वैल्यू 200, 15 की वैल्यू अगर दोस्तों 3000 तो एक की वैल्यू 200। तो दोस्तों एक की वैल्यू अगर 200 है, दोस्तों अगर एक की वैल्यू यहाँ 200 है तो 3 की वैल्यू 600। पूछा क्या हुआ था कि राजू ने 15 पेन खरीदे, अगर एक पेन का 200 रुपये है, 15 पेन को मैंने 15 से गुणा किया तो 3000 रुपये आ गए। ये राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये भी एक अच्छा प्रश्न था। अगर आपका पढ़ा हुआ है तो इस प्रश्न को आप आराम से बना सकते थे। अगर अभी दोस्तों आपको समझ में नहीं है तो वीडियो को बैक लीजिए, और दोस्तों अगर बैक नहीं ले रहे तो आप इस वीडियो को देखिए और कल परसों, मतलब जो आप अगर, मैं हर कोशिश, क्योंकि हर जो आपका प्रैक्टिस सेट है प्रीवियस वाला, उसमें हर में एक दो प्रश्न है, तो आप लगातार 50 इस प्रकार के प्रश्न रोज एक एक देखते जाओगे तो ये कॉन्सेप्ट आपका 110% क्लियर हो जाएगा। तो ज्यादा चिंता करने की जरूरत। तो चलिए फ्रेंड्स अपने क्लास का प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न को पढ़िए। क्या कि विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनके बीच 1003 चॉकलेट और 2703 कैंडी इस प्रकार बांटी जा सकती है कि प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक मतलब चॉकलेट और कैंडी की संख्या समान आए। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न में आपको कुछ नहीं करना होता, सिर्फ और सिर्फ इनका HCF निकालना होता है, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों का HCF निकालना। और दोस्तों HCF वह संख्या होती है कौन सी जो इनको पूरा विभाजित कर दे। तो दोस्तों इनका आप मोटी जब बड़ी संख्या हो तो दोस्तों आपको ऑप्शन के साथ भी आप जा सकते हो। अगर आप दोस्तों ऑप्शन के साथ नहीं जाना चाहते तो वैसे कंडीशन में आप 2703 और 1003 इनका HCF निकालिए, तो भी दोस्तों आपके पास यही जो आंसर मिल रहा है आपको यही मिलेगा। दोस्तों अगर आप थोड़ा मैं आपको आइडिया देता हूँ कैसे HCF निकालते हैं मोटी संख्याओं का, जैसे 2703 और 1003 है। तो दोस्तों ऐसे क्या है कि अपन बड़ी संख्या में छोटी संख्या भाग देते जाएंगे तो अपने पास छोटी संख्या बन जाएंगी, उससे आप HCF आपको पता लग जाएगा कि HCF कितना है। दोस्तों 2 बार भाग जाएगा यहाँ पर और ये हो जाएगा 2006। तो घटाओगे दोस्तों, फिर घटाइए 13 में से 7, 9 और 697, इसको फिर भाजक बनाइए और जो पिछले वाला भाजक है उसको इसे भाज्य वाले कोष्टक में रखिए। तो दोस्तों एक बार चला जाएगा 697। तो दोस्तों यहाँ से फिर से मैं आपको घटा के बता देता हूँ। अब यहाँ आप घटाइए, जो ये बाकी कितना उसमें शायद छोटी मिस्टेक हो गई कुछ। तो दोस्तों देखिए घटाओगे तो 13 में से 7 घटेगा तो 6 बच जाएगा, फिर 9 से 9 काटोगे 0 और यहाँ 306 ये बच रहा है दोस्तों लास्ट में, और यहाँ 697 है ही। फिर दोस्तों 2 बार भाग दोगे तो 600 और 12, यहाँ से दोस्तों 85। अब दोस्तों 85 आते आपको समझ जाना चाहिए कि अब जो HCF होगा वो ये तो 85 होगा या 85 का फैक्टर होगा। तो दोस्तों एकमात्र संख्या 17 ही है जो 85 का फैक्टर है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर भी 85 हो जाता है, क्योंकि दोस्तों और कोई भी इनमें से ऐसी संख्या नहीं है जो 85 को काटे। अब दोस्तों जब ये जो शेष बचता है ना, या तो ये HCF होगा या इसका कोई फैक्टर HCF हो सकता है। तो इस 85 का, जैसे 85 मेरे पास आया, मेरे पता लगा कि 17 का फैक्टर 17 ही इसका एकमात्र फैक्टर है जो ऑप्शन में मौजूद है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाता है। तो दोस्तों ये एक HCF निकालने की भाग विधि और दोस्तों बहुत अच्छी विधि है। छोटी संख्याओं का HCF तो आप आराम से वैसे ही निकाल सकते हो, लेकिन जब बड़ी संख्या है तो उसमें बड़ी संख्या है तो उसमें यही सबसे बड़ा और सबसे अच्छा एक तरीका हो जाता है HCF निकालने का। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, पढ़िए आराम से। क्वेश्चन नंबर 6 है आज के अपने इस प्रैक्टिस सेट का।
कि 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार कर जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले आप 384 लिखिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ से अपने पास क्या दिया हुआ है, दूरी दी हुई है और टाइम दिया है, तो अपने यहाँ से स्पीड निकालेंगे कि 384 मीटर लंबी ट्रेन है 12 सेकंड में एक खंभे को पार कर रही है। 12 × 3 = 36, 12 × 2 = 24। तो दोस्तों यहाँ से 32 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई आपके पास। अगर आपको पता लगा तो मैंने आपके देखते देखते निकाल दिया, क्योंकि ये डिस्टेंस है। जब कोई भी रेलगाड़ी वगैरह खंबे को पार करती है तो खंबे की लंबाई 0 मानी जाती है, तो रेलगाड़ी अपनी खुद की दूरी पार करेगी। ये डिस्टेंस हो गया, ये टाइम हो गया। तो जब आप दूरी में टाइम का भाग दोगे तो स्पीड आ जाए। दोस्तों यहाँ स्पीड आपके पास आ चुकी है। और विपरीत दिशा में यात्रा करे इस समान लंबाई की दूसरी गाड़ी को 12 सेकंड में पार, दूसरी गाड़ी की चाल। अब दोस्तों फिर देखिए क्या बोल रहा है कि समान लंबाई की कोई गाड़ी और आ रही है। तो दोस्तों 384 की तो ये थी, इसके समान लंबाई की एक गाड़ी और आई, मतलब दोनों की लंबाई डबल हो। दोस्तों इस प्रश्न को समझिए, इस चीज को समझिए, मैंने 2 कैसे लिख दिया। अब अपने पास रेलगाड़ी चाल पूछी है, तो चाल के लिए फिर से मेरे को डिस्टेंस चाहिए होगा और टाइम चाहिए होगा, तभी तो बनेगा। अब दोस्तों 384 मीटर की ये गाड़ी है जो इसके विपरीत दिशा से आ रही है, वो भी 384। दोस्तों ये 2 तरीका, या तो 384 जोड़ के लिख लो, या 384 × 2 लिख लो, ये तो टोटल डिस्टेंस हो जाती है। और टाइम दोस्तों इसने फिर दे दिया 12। फिर दोस्तों यहां से इसको काटिए, कितने बार जा रहा है दोस्तों, वही 32 बार, 32 दूनी 64। अब दोस्तों देखिए यहाँ स्पीड आ रही है 64, स्पीड 64, क्योंकि दोस्तों ये एक 32 की स्पीड से तो ये जा ही रही थी, लेकिन इसके सामने से एक गाड़ी और आई। अगर विपरीत दिशा से गाड़ी आई तो दोनों चालें जुड़ गई। इसकी 32 थी और उसकी चाल अपने को निकालना है कितनी होगी कि जुड़ के 32 हो जाए। 32 में मैं क्या जोड़ूं कि 64 बन जाए, तो सभी बंदे कहेंगे 32 जोड़िए, तो उस गाड़ी की स्पीड भी 32 मीटर प्रति सेकंड स्पीड हो जाती है। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न था। सिर्फ और सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि जब गाड़ियां विपरीत दिशा से चल रही हो तो उनकी चालें जुड़ती है, अगर समान दिशा में जा रही है तो उनकी चालें घटती है। दोस्तों जैसे कोई प्रश्न आएगा उसमें अपन समान दिशा वाला देख लेंगे, लेकिन दोस्तों इसमें जो थी वो समान दिशा वाला नहीं था, विपरीत दिशा वाला था। विपरीत दिशा के हिसाब से मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले अपने एक स्पीड निकाल ली, ठीक है। फिर दोस्तों उसी समान की, मतलब उसी लंबाई की एक गाड़ी और है, मतलब 2 गाड़ियां होंगी तो दोनों की लंबाई डबल हो जाएगी। डबल का मतलब 384 की एक गाड़ी है और एक दूसरी वाली भी 384, तो उनकी हाइट जुड़ के 384 + 384 होगी, मतलब 384 × 2 होगी। और वो भी 12 सेकंड में पार करे तो स्पीड आ गई 64 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों का योग, एक का 32 है तो दूसरा भी 32 हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करो ये भी एक अच्छा प्रश्न था और आपको इजीली समझ में भी आ गया। दोस्तों इस प्रकार प्रश्नों को आपको समझने में मैं उम्मीद करूँ ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर आप स्टार्टिंग में पहली बार मैथ का कोई सेशन देख रहे हैं तो हो सकता है दिक्कत हो, लेकिन दोस्तों जैसे जैसे आप मेरे साथ 5, 7, 10 शिफ्ट लगा लेंगे उसके बाद इस प्रकार के प्रश्नों में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। प्रश्न है कि यदि पेन का क्रय मूल्य, यदि 6 पेन का क्रय मूल्य 6 का CP 5 के SP के समान है, दोस्तों इससे अच्छा तरीका क्या होगा, CP/SP 5/6, मतलब इसका मतलब 5 का सामान अपन 6 में बेच रहे हैं तो 1 रुपये का लाभ हो रहा है। 5 का सामान 6 में बेचोगे 1 का लाभ हानि हमेशा के हमेशा क्रय मूल्य पर निकलते हैं। तो दोस्तों 1/5 का मतलब सभी बंदों को पता होगा कि 20% होता है, 20% लाभ। जिसको पता नहीं 20% तो वो 100 से गुणा करेगा, तो यहाँ पर काटने पर भी 20 आएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है 20% लाभ। दोस्तों ये एक शानदार तरीका, इसमें लिखा हुआ है कि 6 का क्रय मूल्य में लिख दिया 6 का CP 5 के विक्रय मूल्य के समान है, तो 5 का SP इन दोनों को बराबर किया तो CP और SP का रेशियो निकल। अगर CP 5 है तो SP 6 होगी, तो 1 रुपये का लाभ है, 5 रुपये पर 1/5 का मतलब होता है 20%। अगर जिसको 20% पता नहीं है उसको से गुणा करेगा तो भी 20% आ जाएगा। दोस्तों ये था अच्छा प्रश्न, शानदार प्रश्न। उम्मीद करूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों देखिए अगला नेक्स्ट और शानदार प्रश्न कि ठीक है, 70 सेमी आधार की त्रिज्या है और 14 सेमी ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठ है। दोस्तों सबसे पहले आपको बेलन में कोर के बता देता हूं, कोरने का मतलब बना के बता देता हूं। ये दोस्तों कोई बेलन है, ठीक है। अब इसके आधार की त्रिज्या दोस्तों 70 सेंटीमीटर कितनी है दोस्तों, ये जो इसकी आधार है, इसकी ये जो त्रिज्या है, ये आधार की त्रिज्या जो है वो है 70 और इसकी ऊंचाई दोस्तों यहाँ बेलन की चाहे यहाँ से नाप लो चाहे यहाँ से नाप लो, एक जितनी आई तो ये कितनी है 14। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों, एक तो होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक होता है वक्र पृष्ठ। तो दोस्तों वक्र पृष्ठ का सीधा फॉर्मूला 2πr/h, क्या 2 दोस्तों मैं देखिए आपको फॉर्मूला तो सीधा है 2πr/h, तो मैं आपके सामने उसमें वैल्यू लिख देता हूँ 2πr/h, 2πr
आर की वैल्यू क्या है दोस्तों 70 और एच कितनी है 14। दोस्तों काटिए 7 से इसको 10 बार। यहाँ दोस्तों ये देखिए 44 इंटू 10 इंटू 14। दोस्तों ये होगा 44 को आप 10 से काटो गुणा करोगे तो 440 गुणा 14 तो 0 14 चौकून 56 5 और 42 14 चौकून 56 और 5 61। दोस्तों 14 चौकून यहाँ 56 होगा तो 6160। दोस्तों गुणा करोगे तो 6160 ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज के अपने कला क्लास का प्रश्न नंबर 8 जो दोस्तों मैंने आपको अच्छे से बता दिया और बड़ा ही अच्छा प्रश्न। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न जब पेपर अच्छा बनता है तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि और तो पेपर इजी बनता है लगभग, लेकिन कुछ 2 3 4 प्रश्न ऐसे होते हैं जो अच्छे कॉन्सेप्ट पर आधारित होते हैं तो वही आपकी मेरिट भी डिसाइड करते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं आज की अपनी क्लास का नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न को पढ़िए दोस्तों कि एक मेज का विक्रय मूल्य एसपी दिया हुआ है 6875। यदि ये इसका विक्रय मूल्य हो गया, यदि लाभ 25% है तो मेज का क्रय मूल्य। दोस्तों 25% का मतलब आप सभी को पता होगा कि 1/4 मतलब 4 की चीज हमने कितने में बेची है, 4 की चीज पर 1 का फायदा कमाया है। 4 की चीज पर 1 का फायदा कमाने का मतलब हो गया उस माल को हमने 5 रुपए में बेचा है। तो सवाल में अपन ने अगर 5 रुपए में रेशियो के हिसाब से 5 है, लेकिन सवाल में बोल रहा है कि 6875 है। तो दोस्तों इस प्रश्न में क्या हो जाएगा कि 6875 है ना वो 5 की वैल्यू है और अपन से पूछ रहा है सीपी। तो सीपी दोस्तों अपनी ये रही 4 है। तभी तो मैंने बोला कि 4 का माल 1 के फायदे पर 5 पर बिकेगा। इसका मतलब 5 अगर एसपी होगी तो सीपी कितनी होगी 4। तो 5 अपने हिसाब से एसपी 5 होगी, लेकिन 5 की वैल्यू सवाल में ये है तो 1 की वैल्यू हो जाती है 6875/5 और अपने से 4 की वैल्यू पूछी गई है। तो दोस्तों इसको क्या करना, कुछ नहीं करना, 5 से काटिए पहले ऊपर वाली को। 13 पंजो 65। दोस्तों 13 पंजो 65 बच गए 3 उतारा 7 5 संता 35 और दोस्तों फिर से थोड़ी हो सकता है मैंने कैलकुलेशन में थोड़ी ऊपर नीचे कर दी हो। फिर से चलते हैं 13 पंजो 65 3 37 फिर 5 का दिया तो 7 पंजो 35 फिर बच गया 2 उतारा 5 5 चलो 1375 गुणा 4 तो 13 चौको 52 और 75 150 300 5200 प्लस 300 दोस्तों 5500। दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाता है 5500 जो कि ये रहा ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों इसमें भी कुछ नहीं था, आपको यही सिर्फ और लाभ हानि का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि 25% का मतलब होता है 1/4 और 25% लाभ का मतलब होता है कि 4 की चीज आपने 1 के फायदे पर बेची। अगर 4 में ला करके 1 का फायदा कमाया, इसका मतलब 5 में चीज बेची थी, 5 की वैल्यू सवाल में 6875 थी तो 1 की वैल्यू 6875/5 और सीपी पूछा हो तो मैंने 4 से गुणा कर दिया। तो दोस्तों 5500 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करूँ ये भी प्रश्न आपको आराम से इजीली समझ में आ गया, क्योंकि दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको अगर आपको नहीं आते तो भी अगर जैसे जैसे आप मेरे साथ लगातार इन पेपर्स को देखोगे, प्रश्नों को मैं ऐसे हल कराऊँ, क्योंकि हर शिफ्ट में 1-2 मिलेगा तो 50 शिफ्टों में 50 प्रश्न के बाद तो हर चीज़ आपकी कवर हो जाएगी। तो ये तो चीज़ ही क्या है कि किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 है वार्षिक दर। दोस्तों ये भी अच्छा प्रश्न है। आपको पता है कि जो अपना इंटरेस्ट होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है साधारण में, प्रिंसिपल रेट टाइम डिवाइड बाई 100 यही तो होता है। तो दोस्तों ये फॉर्मूला ही लगाना, इसके अलावा कुछ नहीं करना। बोल रहा है कि साधारण ब्याज धन का, दोस्तों क्या बोल रहा है कि साधारण ब्याज धन का 2/5 है। इसका मतलब दोस्तों अगर मैं बताऊं आपको तो अगर पी अगर मैं 5 मान लूँ, पी का मतलब हो गया मूलधन, तो ब्याज क्या होगा, बोला सिर्फ सीधा बोला हुआ है कि साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है। इस 5 का मैं 2/5 करूंगा तो 2 आ जाएगा। तो दोस्तों इस फॉर्मूले में रखना है। अब देखिए आपके पास प्रिंसिपल आ गया 5 रुपए का, इंटरेस्ट आ गया 2 रुपए का, टाइम आपके पास दिया हुआ 5 वर्ष, तो रेट निकालनी है और सिर्फ रेट ही इसमें बकाया है। तो चलिए दोस्तों इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। इंटरेस्ट 2 रुपए, ठीक है, बस पी 5 रुपए, आर आपको निकालना है। दोस्तों आर आपको निकालना है और टी दिया हुआ है 5 वर्ष, दिया हुआ है नहीं दिया हुआ, और बट्टे में 100। दोस्तों ये हो गया 5 × 25, 25 को इससे काटोगे तो ये 4 बार और 4 यहाँ गुणा आके होगा तो 8 होगा। दोस्तों यहाँ 4 बार
और जब 4 यहाँ जाके 2 से गुणा होगा तो 8%। ये लीजिए इजी प्रश्न था, लेकिन उसके लिए दोस्तों आपको ये PRT/100 पता होना चाहिए। इसके अलावा इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है। अगर वो धनराशि 5 रुपये मानोगे तो आपको इंटरेस्ट 2 रुपये लेना है। इसके बिना ये प्रश्न आपसे हल नहीं होगा। अगर इस चीज़ को आप समझ गए तो इस प्रश्न को या इस प्रकार के प्रश्न को आप एग्जाम में आराम से बना सकते हो। चलिए दोस्तों चलते हैं आज की अपने क्लास के प्रश्न नंबर 11 पर। तो दोस्तों प्रश्न क्या है, अब इसमें दोस्तों बहुत तरीके हैं कि आप या तो इस प्रश्न को एक बेसिक से कर लो या दोस्तों a² + b² भी लगा सकते हैं। दोस्तों अगर आप मुझसे सीखना चाहोगे तो मैं बताऊंगा कि आप इसमें कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं। अब दोस्तों a² + b² से आप कर सकते हैं, इससे अच्छा है कि आप इसको अलग अलग कीजिए। तो दोस्तों पॉइंट 1 का स्क्वायर जब आप करोगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, लेकिन दोस्तों जब पॉइंट के बाद एक अक्षर है ना तो स्क्वायर में पॉइंट के बाद 2 अक्षर होने चाहिए। दोस्तों इस चीज़ को समझिए, इस चीज़ को दोस्तों समझना पड़ेगा तभी आप इस चीज़ को समझ पाओगे। इसी प्रकार इसका स्क्वायर तो आपको पता है कि 1 का तो 1 ही होगा, लेकिन यहाँ अगर पॉइंट के बाद 2 अक्षर है तो यहाँ पॉइंट के बाद आपको 4 अक्षर लेने पड़ेंगे। अब दोस्तों इनका जोड़ है तो जोड़ कीजिए 1 0 1 0, ये रहा दोस्तों राइट आंसर। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं है, लेकिन उसके लिए यही है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर पॉइंट के बाद 3 6 8 है और इनका स्क्वायर करना है तो जब ये स्क्वायर हो के वैल्यू आएगी तो पॉइंट के बाद 6 अक्षर आएंगे दोस्तों, ना कि 3 है, क्योंकि सीधे डबल होंगे। इसीलिए बोल रहा हूँ अगर स्क्वायर से पहले देखिए यहाँ पर पॉइंट में 2 अक्षर है तो यहाँ पर 4 में होंगे। इसी प्रकार यहाँ 1 अक्षर के बाद पॉइंट के बाद 1 अक्षर है तो यहाँ देखिए 2 होंगे, फिर इनको जोड़ दिया तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार के प्रश्नों के लिए आप चैनल से अभी जुड़िए, क्योंकि दोस्तों मेरा एकमात्र टारगेट यही रहेगा कि मैं आपको SSGD इस नई भर्ती से पहले मैथ्स में आपका इतना स्कोर करा दूं 100% कि आपको मैथ्स के लिए कहीं कोई कोर्स लेने की जरूरत ना पड़े, कहीं कोई प्रैक्टिस की कोई बुक खरीदने की कोई जरूरत आपको ना पड़े। कि x का 45% y के 15% के बराबर। दोस्तों क्या बोल रहा है कि x का 45, दोस्तों देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इजी प्रश्न भी है कि x का 45% मतलब 45/100, y के 15% मतलब 15/100 के बराबर है। देखिए दोस्तों 100 से 100 यहाँ कट रहे हैं, 45 से इसको काटोगे तो 3 बार। तो दोस्तों यहाँ से आप देखोगे तो x और मैं इस y को नीचे ला रहा हूँ तो दोस्तों यहाँ y के गुणा में क्या है 1, और यहाँ जो ये 3 है x के गुणा में वो जाएगा नीचे। ये देखिए आ गया एक्स वाई का रेशियो पूछा हुआ 1/3 1/3। दोस्तों ये राइट आंसर हो गया। तो दोस्तों इसमें भी कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बोला हुआ है ना कि x का 45% बराबर y का 15%, इन दोनों को बराबर कीजिए, आपके पास ऑटोमेटिक x और y का रेशियोज बन जाएगा। तो दोस्तों देखिए कितने शानदार तरीके से हर प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप चैनल के साथ जरूर जुड़िए ताकि आपको SSGD इस बार आप जरूर निकाल पाएं। क्योंकि दोस्तों आपको हर सेक्शन में 100% स्कोर करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, उसी से आपके 80 से 90% नंबर आएंगे, उसी से सिलेक्शन हो पाएगा। देखिए दोस्तों प्रश्न क्या बोल रहा है कि बेहतर जिल्द साध 720 पुस्तकों की जिल्दबंदी 22 दिनों में कर सकते हैं। तो 12 दिनों में 660 पुस्तकों की जिल्दबंदी करने के लिए कितने जिल्द साधों की आवश्यकता है। दोस्तों इस प्रश्न के लिए मैं आपको एकदम यूनिक कॉन्सेप्ट बता दूंगा, उसके बाद आपको MDH किसी भी कोई भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। कि इसमें क्या होता है, हम सबसे पहले लिखते हैं कितने आदमी हैं, क्या वर्क है और क्या टाइम, इस प्रकार से लिखते हैं। दोस्तों MDH में कुछ नहीं लिखता हूँ। बेहतर जिल्द साध मतलब बेहतर आदमी है, 720 पुस्तकें बनाने का काम करना है, वो 22 दिन में हो जाएगा। फिर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 12 दिनों में ये टाइम, दोस्तों 12 दिनों में 600 पुस्तकों का काम करना है, हो गया। करने के लिए कितनी जिल्द साधों की आवश्यकता होगी, मतलब इसमें अपने से प्रश्न पूछ रहा है कि कितनी व्यक्तियों की जरूरत होगी। तो दोस्तों x मान लीजिए कि अपने x जिल्द साध चाहिए। फिर दोस्तों इस कॉन्सेप्ट में करना क्या होता है कि आपको जो वैल्यू निकालनी है उसको एक बार छोड़िए, मतलब इस कॉम्बिनेशन ऐसे चलता है ये ऐसे। तो दोस्तों जब आपको जिस वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों एक बार इनको छोड़ेंगे, 720 और 660 है दोस्तों ये। तो बेहतर 660 इंटू 22, और दोस्तों फिर x वाले 720 इंटू 12। दोस्तों यहाँ से आपके पास डायरेक्ट x की वैल्यू आ जाएगी। तो दोस्तों देखिए 0 से मैं 0 यहाँ से काट रहा हूँ, इस 12 से इसको काटूंगा तो 6 बार, 6 से इसको काटूंगा तो 12 बार। फिर दोस्तों क्या कर रहा हूँ मैं कि पहले इसको 6 से काटूंगा, इसको 6 से काटूंगा 11 बार, और इसको जब काटा तो 2, इस 2 से दोस्तों मैं इसको काटूंगा 11 बार, तो 11 गुणा 11 121 दिन। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा तरीका है। इसमें क्या है कि सबसे पहले व्यक्ति लिखते हैं,
फिर वर्क जो करना है वो लिखते हैं, फिर टाइम लिखते हैं। दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट है ये इतना शानदार है, आप आने वाले क्लासेस में देखोगे। इससे आप जो ये एमडीएस लगा, इस प्रकार के सबके जिसमें ये फॉर्मूले वगैरह यूज होते हैं, उन प्रश्नों को ये आराम से चुटकियों में हल कर सकता है। जैसे जैसे प्रश्न आएंगे दोस्तों, जैसे वैसे वैसे आपको इस चीज़ की, इस कंटेंट की या इस जो तरीके इसकी वैल्यू समझ में आएगी। तो दोस्तों आप मेरे साथ जुड़े रहोगे तो मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ, बहुत सारे यूनिक कॉन्सेप्ट सीखोगे जो आपको अन्य यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलने वाले। चलिए दोस्तों देखते हैं आज के अपने क्लास का नेक्स्ट प्रश्न कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य 60% अधिक। दोस्तों देखिए सीपी होगी, एक एसपी नाम का कोई होगा और एक एमपी नाम, क्योंकि ये तीन चीजें होती है हमेशा ही कि अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। दोस्तों यहाँ मैं अगर सीपी 100 मान लूँ तो एमपी 60% अधिक 160% है। उस वस्तु पर 20% की छूट आती है। दोस्तों 20%, 160 का 20% कितना होता है? दोस्तों 10% कितना होता है? दोस्तों पहले 10% 16 होता है, तो 20% 32। दोस्तों 32 की आप डिस्काउंट दे रहे हो, छूट दे रहे हो, तो 160 में अगर 32 की छूट दोगे तो 128 आ जाएगी, और 128 में ये बेच रहा है, छूट दी जाती है। समझ दोस्तों आप जब 32 इसमें से घटाओगे तो इतना में आप बेचोगे, तो 128 में बेच रहे हो, तो लाभ प्रतिशत। दोस्तों देखिए जब 100 रुपये आप सीपी मानते हो तो सीधा इनका अंतर ये लाभ % हो जाता है। तो दोस्तों 100 का माल 128 में बेचोगे तो 28% लाभ। तो कुछ भी नहीं था, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि सीपी एसपी और एमपी का कॉन्सेप्ट किस प्रकार चलता है। जब आपको पता होगा कि 100 के माल पर 160 लिखा और 160 में 20% की छूट दी तो वो माल 128 में आ गया। जब 100 मान के चलते हैं तो 100 से जितना भी ज़्यादा होगा वही % में ऑटोमेटिक हो जाता है, क्योंकि दोस्तों आप यहाँ से पहले फायदा निकालोगे 28 रुपये का, फिर सीपी लिखोगे 100, फिर % के लिए 100 से गुना करोगे तो ये आपस में कट के 28% ही रह जाएगा। तो दोस्तों अगर 100 मान के जब भी चल देंगे तो वहां से जो सीधा अंतर होगा वही प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ 28 रुपये का अंतर है, तो 28% ही राइट आंसर हो जाता है। देखिए दोस्तों आपके लिए मैं कितने शानदार कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूँ। इस पेपर को करने के बाद आप समझ जाओगे कि वास्तव में कितने शानदार तरीके का कंटेंट आपको मैं डिलीवर करने वाला हूँ। कि किसी संख्या के 20% का 25% 250 है, तो उस संख्या का 35%। दोस्तों अच्छा प्रश्न है कि एक संख्या, दोस्तों मैं आप जो भी मानो वो मान, जैसे x मान लेता हूँ, तो उसका 20% का मतलब होता है दोस्तों 1/5, का मतलब होता है दोस्तों गुणा, का 25% का मतलब होता है 1/4, 250 है। दोस्तों इसने लिखा है किसी संख्या के 1/5 का 1/4 250 है। तो दोस्तों यहाँ से आप पहले संख्या निकाल लीजिए। तो दोस्तों यहाँ से आप x निकालोगे तो जो नीचे ये 20 भाग में है वो वहां गुणा में जाएंगे, 250 × 20, ये तो वो संख्या हो जाती है। पूछ रहा उस संख्या का 35% काटिए। तो दोस्तों आप उस संख्या को गुणा, एक बार यहाँ जोड़ गुणा भाग कुछ नहीं करेंगे, इस संख्या का 35% निकालने के लिए फिर दोस्तों मैं यहाँ 35% के लिए 35/100 करूंगा। अब यहाँ से देखिए आपके लिए इजी हो जाएगा, ये कट गया देखिए यहाँ से, तो ये हो जाता है 70, 35 दूनी 70 और 70 × 25, तो 25 अंतो 175 और 1 0, 1750। दोस्तों कुछ नहीं था, लेकिन प्रश्न को आपको समझने का तरीका है वही इसमें मेन रोल रखेगा कि आप प्रश्न को कितनी इजी तरीके से या कितने कम टाइम में कर पा रहे हो। तो इसीलिए दोस्तों मैंने यहाँ पहले बता दिया कि संख्या का 1/4 का 1/5 अगर 250 है तो वह संख्या क्या हो जाएगी, तो x बराबर दोस्तों ये जो नीचे वाले थे यहाँ बराबर जाके गुणा होंगे। फिर दोस्तों ये संख्या बन रही है, लेकिन मैं एक बार गुणा नहीं करूंगा। फिर इस संख्या का अपन से 35% पूछा हो तो अपन क्या करेंगे, यहीं से 35% लगा के और काट पीट करके और 1750 राइट आंसर निकाल देंगे। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ ये भी आज के अपने क्लास का जो प्रश्न नंबर 15 था ये भी एक अच्छा प्रश्न था और आपको समझ में भी आ गया होगा। इसीलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, चैनल के साथ आप नहीं जुड़े तो अभी जुड़िए, क्योंकि अगर आप आज से जुड़ गए और मेरे साथ आने वाले 20, 30, 50 दिन अगर लगातार ये प्रैक्टिस कर ली तो आपको मैथ्स में कोई भी कम नंबर आ जाए ऐसा कोई मौका नहीं बनेगा। 900 रुपये 80% की वार्षिक दर है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित उधार जैसे 12 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। दोस्तों इस चीज को समझिए कि इसने बोला कि 80% की दर है। दोस्तों 80% की दर है और 12 महीने का मतलब दोस्तों 1 साल। अब ये अर्धवार्षिक रूप से संयोजित कर, इसका मतलब दोस्तों ये 6 महीने से ब्याज लेना चाहता है, क्योंकि 12 महीने अर्धवार्षिक मतलब 6 महीने से ब्याज लेना चाहता है। तो 9000 रुपए है दोस्तों, ठीक है। अब जब एक चीज आपने बढ़ी गई कि जब ब्याज अपन अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करते हैं तो टाइम को 2 गुना कर देते हैं और दर को आधा कर देते हैं। तो दोस्तों 80% दर है तो इसका आधा क्या हो जाएगा 40%, और टाइम दोस्तों अगर 1 साल है तो उसका कितना हो जाएगा 2 साल। ये समझने को नहीं, लेकिन दोस्तों जिसने चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा है अपनी जिंदगी में वो एक चीज जानता होगा, जब 2 वर्ष की बात पूछी जाती है तो 40% की जो रेट है उसको अपन 2 साल के लिए इफेक्टिव दर बनाने के लिए 40 + 40 + 40 × 40
80/100। ये ऐसे करेंगे तो एक प्रभावी दर आ जाती है कि 2 साल में ब्याज कितने % बढ़ेगा। दोस्तों ये तो हो गया 80 और ये हो गया दोस्तों 4 चौक 16, तो 80 और 16 96%, मतलब 9000 का 96% ब्याज बन जाएगा। तो दोस्तों 9000 का आप जब 96% निकालोगे, 20 से 20, फिर दोस्तों गुणा कीजिए, 90 को 96 से 0, 9 छक 54, 81 और 5 8640 रुपए ये रहे दोस्तों। तो दोस्तों जो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए एक चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है, जब अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करते हैं तो वैसी कंडीशन में टाइम को डबल कर देते हैं। ये 12 महीने का मतलब 1 साल था तो इसको बना देंगे 2 साल, 2 साल बना दिया। और दर जो 80% थी उसको मैंने आधा कर दिया 40%। तो दोस्तों अगर 40% के हिसाब से अब 2 वर्ष का आपने को चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो दोस्तों जब कोई भी दर हो तो 2 वर्ष के प्रभावी के लिए यही उसकी हो जाती है कि उस रेट को लिखेंगे जो भी दी होगी, फिर उसको लिखेंगे प्लस में उस रेट को 2 बार गुणा करके 100 का भाग देंगे तो एक प्रभावी रेट निकल जाएगी। तो हम सीधा जो मूलधन लिखेंगे और यहाँ से जो जितना अपने पास उत्तर आएगा उतना % निकाल देंगे, तो राइट आंसर ये हो जाता है। तो दोस्तों ये चक्रवृद्धि ब्याज का एक शानदार कॉन्सेप्ट था। अगर आपने कभी पढ़ा है तो ये आपके लिए आपको इजी भी लगा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो भी आप आने वाले टाइम में जैसे जैसे मेरे से सीखते जाओगे आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ बोल रहा है कि PQR के बीच 8400 रुपए हैं, क्रम से 2/3, 3 और 1/3 के अनुपात में बांटना है, तो R का हिस्सा कितना है। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न में एक चीज है, ये आपसे इस जो अनुपात दिया हुआ है 2/3 PQ और R का जो आपके पास रेशियो दिया हुआ है 2/3, 3 और 1/3, इस प्रश्न का पूछने का मेन टारगेट ये है कि इस रेशियो को आप हल कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आप 3 के नीचे 1 लगाइए, 3 के नीचे 1 लगा के समझिए। अब दोस्तों जब जो नीचे देखिए 2/3, इसमें 3 नीचे, इसमें 1 नीचे मैंने लगा दी, इसमें 3 नीचे है, तो दोस्तों इनका 3 1 3 का लघुत्तम लीजिए और इन सभी अनुपात को गुणा कीजिए। तो दोस्तों जब आप 3 लघुत्तम लोगे तो 3 1 3 का लघुत्तम 3 हो जाए, तो पहली संख्या को 3 से गुणा करोगे तो 2 आ जाएगा, दूसरी को 3 से गुणा करोगे तो 9 आ जाएगा और इसको 3 से गुणा करोगे तो 1 आ जाएगा। दोस्तों ये रेशियो बन गया कि अब आपको पैसा इस अनुपात में बांटना है। तो R का हिस्सा कितने टोटल रुपए पहले लिखिए कितने हैं 8400 रुपए। R का हिस्सा अनुपात में कितना है 1 और टोटल अनुपात कितना है दोस्तों नीचे हमेशा जब अपन रेशियो में बांटते हैं तो नीचे हमेशा रेशियो का टोटल आता है। तो 10 और 2 12, 12 से यहाँ से काटिए 700 और 700 को 1 से गुणा कीजिए तो 700 ही राइट आंसर हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का पूछने का मैंने स्टार्टिंग बता दिया, एकमात्र उद्देश्य यही है कि आप इस रेशियो को 2/3, 3 1/3 को साधारण रेशियो में कन्वर्ट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। अगर ये कर पा रहे हो तो इस प्रश्न को आप आराम से इजीली हल कर सकते हो। चलिए दोस्तों देखते हैं आज के अपने इस प्रैक्टिस सेट का प्रश्न नंबर 18 कि एक गोले की त्रिज्या 25% वृद्धि की जाए गोले के आयतन में। दोस्तों सबसे पहले बताइए गोले का आयतन होता क्या है 4/3 पाई r क्यूब। दोस्तों इस चीज को समझिए क्या है कि 4/3 पाई r क्यूब ये होता है फॉर्मूला किसका गोले के आयतन का। तो दोस्तों पाई r में तो कोई फर्क इसने किया नहीं, 4/3 पाई r क्यूब ये दोस्तों फॉर्मूले दोनों बराबर करने हैं, लेकिन इसने बोला त्रिज्या 50% की वृद्धि की है। मान लीजिए पहले अगर त्रिज्या दोस्तों मैं समझ लूँ 2 थी तो 50% वृद्धि का मतलब 1 बढ़ी तो 3 बढ़ा दी। तो दोस्तों यहाँ से देखिए अगर आप एक बार r की जगह 2 लोगे और एक बढ़ी हुई r लोगे 3 है, तो दोस्तों ये तो सेम ही है 4/3 4/3। तो अगर पहले में अगर 2 का क्यूब करूँ तो 8 है और दूसरे में 3 का क्यूब करूँ तो 27। तो दोस्तों यही तो प्रश्न था कि आयतन में कितनी वृद्धि होगी। पहले 8 था वो आयतन अब 27 हो चुका है, तो कितना बड़ा दोस्तों 19 बढ़ा है। दोस्तों इस प्रश्न को समझिए पहले 8 से 27 होने का मतलब कितना बढ़ा है 19 बढ़ा है। कितना बढ़ गया दोस्तों 19 बढ़ गया है, लेकिन 19 कितने पर बढ़ा है 8 से 19, तो 19 बढ़ा है 8 पर इंटू 100। तो दोस्तों क्योंकि थोड़ी सी स्क्रीन में, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था 19/8 इंटू 100। तो दोस्तों इस कैलकुलेशन को आप कीजिए, आपके पास यही आएगा 237.5%। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना, जब आपके पास गोले का पूछा जाए तो गोले के देखिए त्रिज्या में 2/50% की वृद्धि है, मतलब 2 से 3 होता है। तो दोस्तों गोले का आयतन होता है क्यूब में r का क्यूब, तो इसका क्यूब 8 और इसका क्यूब 27। तो दोस्तों 8 से 27 मतलब 19 बढ़ा है, कितने से बढ़ा है 8 से बढ़ा है इंटू 100, तो वृद्धि आपके पास आ जाएगी 237.5%। तो दोस्तों ये भी अच्छा प्रश्न था, लेकिन टेक्निकल प्रश्न था, आपको समझना था। अगर आप इस भाषा को समझ गए 50% वृद्धि का r पर क्या फर्क पड़ेगा, r क्यूब चलता है, तो इस प्रश्न को आप आराम से बना सकते थे। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। तो दोस्तों देखिए आज की अपनी क्लास का प्रश्न नंबर 19 आ चुका है। दोस्तों आपको बताओगे SSGD में टोटल 20 ही मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों ये अपना सेकंड लास्ट प्रश्न है। और दोस्तों उम्मीद करूँ पिछले वाले 18 प्रश्नों को आपने एंजॉय किया होगा और आपने वास्तव में गणित यहाँ सीखी भी होगी। देखिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल 720 है। दोस्तों कोई 2 संख्या मान ले रहा हूँ मैं 720 है और उनका HCF है। दोस्तों HCF भी दिया हुआ है, HCF 4 है।
तो संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न को आपको हमेशा ही ध्यान रखना है कि आपको पता होगा एचसीएफ क्या होती है। कोई दो संख्या मैंने मानी थी ए और बी, तो दोस्तों ए और बी संख्याओं में हमेशा एचसीएफ, तो ए में भी एचसीएफ, मान लो जो ए है वह भी एचसीएफ का फैक्टर होगी और जो बी है वो भी एचसीएफ का फैक्टर होगी, क्योंकि दोस्तों एचसीएफ ही वह संख्या जो इनको काटेगा, मतलब एचसीएफ होता है वही है सबसे बड़ी संख्या जो इन दोनों को काटती है, वही एचसीएफ बनती है। तो दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, जब संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ, देखिए दोनों संख्याओं को गुणनफल दे दिया और एचसीएफ दे दिया, तो एलसीएम पूछिए तो कुछ नहीं करना होता, इसमें सिर्फ सीधा भाग देना होता है। जो दोनों संख्याओं का गुणनफल है उनमें जब आप एचसीएफ का भाग दोगे तो एलसीएम आ जाएगा। ये दोस्तों देखिए आया हुआ। लेकिन दोस्तों इसका जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट ऐसे भी चलता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम, दोस्तों आपने पढ़ा होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ये कॉन्सेप्ट भी चलता है। इसके अलावा दोस्तों जो एचसीएफ कोई भी अगर ए और बी दोनों संख्या है ना, तो ये दोनों ही इस 4 का गुणा होगी, 4 का मल्टीपल होगी, तभी ये एचसीएफ बना है। तो दोस्तों अगर आपको दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन दिया हो और उनका एचसीएफ दिया हो और एलसीएम पूछे, तो दोनों संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन में आपको एचसीएफ का भाग देना होता है, तो 180 राइट आंसर बन जाता है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज की अपनी क्लास का लास्ट शानदार जानदार जबरदस्त। तो दोस्तों ये प्रश्न पढ़ाऊं आपको मैं करवाऊं उससे पहले एक रिक्वेस्ट फिर से करूंगा कि आप ये कंटेंट देके समझ गए होंगे, मैं कोई भी चीज़ फर्जी नहीं पढ़ाने वाला हूं। आपका मैं 45 मिनट 40 मिनट 50 मिनट जितना टाइम लूंगा उतना कंटेंट भी आपको मैं दूंगा। तो दोस्तों इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आपको कंटिन्यू मैथ्स मिलती रहे और आप इस बार जीडी में अपना जो सपना है वर्दी पाने का उसको पाने में सफल हो। कि स्वप्निल 16 दिनों में एक सोफा बना, दोस्तों यहाँ स्वप्निल मान देता हूँ, 16 दिन में एक सोफा बना रहा है और रेवती के साथ मिलकर काम करते हुए वह काम को, जिसमें स्वप्निल रहेगा और एक रेवती नाम की बंदी और आगे के साथ मिलकर काम करने में उसको 128/17 दिन लगेंगे। तो रेवती अकेले काम करती है तो काम पूरा करने में कितना, दोस्तों ये अच्छा प्रश्न है। ये 128 है दोस्तों ऊपर वाले, ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ रहे होंगे। दोस्तों ये हो जाता है स्वप्निल के दिन, ये स्वप्निल और रेवती दोनों के दिन है। अब अपने को सिर्फ और सिर्फ रेवती से ये काम करवाना है, तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे। तो दोस्तों इसमें क्या फ्रैक्शन में आपका पढ़ा होगा, जब कोई भी वैल्यू अगर भिन्न में हो, तो जब भिन्न के केस में क्या होता है कि ऊपर वाली संख्या का एलसीएम लिया जाता है और नीचे वाले का एचसीएफ लिया जाता है। तो दोस्तों 16 के नीचे में छोटा सा 1 लगा दूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस चीज को आप समझिए। अब दोस्तों देखिए, अब लघुत्तम आएगा 128, भाई 16 और 128 का लघुत्तम 128 और 17 और 1 का एचसीएफ है 1। तो दोस्तों यहाँ से 1 की तो कोई वैल्यू है नहीं, मतलब लघुत्तम 128 आ गया। जब दोस्तों आप इसमें इसका भाग दोगे, 128 लघुत्तम आ गया, 128 में 16 का भाग दोगे, 16 37 116 8 128। फिर दोस्तों 128 का भाग दोगे, इसमें 128 में आप 128/17 का भाग दोगे इसका, तो ये 28 से ये 17 बन जाएगा। इसका मतलब दोस्तों समझिए ये क्या हो जाती है दोस्तों, ये जो निकल के आ रही है एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी का मतलब होता है 1 दिन का काम। दोस्तों एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, 1 दिन का काम। तो दोस्तों 1 दिन का काम देखिए, सिर्फ और सिर्फ उसका तो आ रहा है 8, सिर्फ और सिर्फ उसका कितना आ रहा है दोस्तों 8 है, और जो एस और आर वो रेवती साथ मिलोगे तो इन दोनों का मिलके आ रहा है 17। तो दोस्तों 1 दिन का अगर स्वप्निल 8 कर रहा है, दोनों मिलके 17 करने वाले, रेवती 1 दिन में कितना कर रही है 9, तभी दोनों का मिलके 17 हो पाएगा। तो काम कितना था दोस्तों 128, और करेगी कौन, रेवती। तो रेवती के टोटल काम में जब उसकी एफिशिएंसी का, उसकी क्षमता का भाग दोगे तो टाइम आ जाएगा, तो 128 बढ़ गया। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट एकदम इजी कॉन्सेप्ट है। फिर से मैं आपको ये रिकॉल करा दूं, कोई भी जैसे ए किसी काम को 3 दिन में कर रहा है, ठीक है, ए प्लस बी मान लीजिए किसी काम को 1 दिन में कर रहे हैं, तो लघुत्तम लीजिए 3, यहाँ से भाग दोगे तो 1, यहाँ से भाग दोगे तो 3। तो दोस्तों ए की कैपेसिटी तो आ गई 1 और ए बी दोनों की है 3। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ए की 1 है तो बी की 2 होगी, तभी तो मिलके 3 होगी। तो यही कॉन्सेप्ट था। फिर अपने से 20 से काम कितने दिनों में काम पूछ सकता है, तो 3 काम था और टोटल 2 के हिसाब से इस प्रकार से। दोस्तों ये तो एक मान लो टाइम वर्क का बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसमें अपन ये बात करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अपनी क्लास के 20 क्वेश्चंस। दोस्तों कितने 20 क्वेश्चन, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज के जो ये 20 प्रश्न थे इनको सभी को आप समझ पाएंगे, क्योंकि दोस्तों अपन हर रोज डेली दोस्तों अपन क्या करेंगे, जो अपना 8 बजे सुबह 8 बजे आपको ये वीडियो मिलेगा, जिसमें आपके मैथ्स के 20 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, जिसमें दोस्तों आप प्रैक्टिस सेट में जो
प्रीवियस पेपर है वही मैं करवा रहा हूँ। और दोस्तों जो आज पेपर कराया वो फिर बता दूं 20 फरवरी वाला है। 20 फरवरी 2024 को जो SSGD का पेपर हेल्ड हुआ था उसमें जो गणित के 20 क्वेश्चन आए थे वो 20 के 20 आपको मैंने सोल्व करा दे। दोस्तों मैं इतनी उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, क्योंकि दोस्तों मैंने हर कॉन्सेप्ट को ईजी से ईजी वे में समझाने का आपको प्रयास भी किया है। तो इसीलिए दोस्तों फिर से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों अभी कीजिए, क्योंकि तो चलिए दोस्तों बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, और ये वीडियो देखने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने लगातार इस अच्छे और शानदार कंटेंट को लगातार देखा। उसके लिए फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।